Good morning everyone. In the last video we have discussed about the physical properties and the acidic property of the alcohol, and in this video we are going to discuss about some of the other chemical properties of the alcohol. So when we talk about the alcohols, then we have discussed that the alcohols have the acidic nature and alcohols also have the basic nature. That means alcohols are amphoteric by the nature. They can liberate the H plus ion, they can also liberate the hydroxyl ion. So here we are going to discuss the reaction of the liberation of the hydroxyl ion where the alcohol is working as a base. Actually, what are the conditions when alcohol will work as a acid, or what are the conditions when the alcohol will work as a base? When there is a acidic medium, a strong acidic medium, the alcohol will work as a base. And in the case when there is a basic medium, the alcohol must work as an acid. Even in neutral medium, alcohol works as an acid because there is a dominant property to show the acidic character than the property to show the basic character. So here we are going to see the next reaction, that is the acid catalyzed dehydrolysis of alcohol. Actually, on the different temperature, the dehydrolysis of alcohol gives two different compounds. The first one is alkene and second one is ether. तो ईथर हम पढ़ेंगे, जब हम ईथर टॉपिक शुरू करेंगे तब वहां पे पढ़ लेंगे इन प्रिपरेशन ऑफ ईथर. हियर वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम अल्कोहल बाय द प्रोसेस ऑफ एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रोलिसिस. सो दिस इज द अल्कोहल. आई एम टेकिंग अ सिंपल अल्कोहल CH3CH2OH. यहाँ पे मेथनॉल नहीं ले सकते, कम से कम मेथनॉल लेना होगा या उससे आगे का लेना होगा. आपको मालूम है मेथनॉल कभी एल्कीन बना ही नहीं सकता, एल्कीन एक कार्बन का बन नहीं सकता. इसके वजह से हमें मेथनॉल नहीं लेना है, हम ले रहे हैं एथेनॉल. तो यहाँ पे वी आर टेकिंग एथेनॉल और इवन ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन यू कैन टेक. तो यहाँ पे एथेनॉल ले रहे हैं और एथेनॉल को हमने ट्रीट किया सल्फ्यूरिक एसिड और हीट के साथ. जब इसे हीट करते हैं इट गिव्स CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट इज द एल्कीन अलोंग विद वाटर. नॉर्मली अगर हम पूछें कि इस रिएक्शंस का क्या यूज है या बोर्ड एग्जाम में क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट, श्योरली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते क्योंकि ये रिएक्शंस डायरेक्टली नहीं पूछे जाते कि कन्वर्ट द एथेनॉल इनटू एथीन, प्रोपेनॉल इनटू प्रोपीन. इस तरह के क्वेश्चंस कम आते हैं, ऐसा नहीं है कि आते नहीं है, लेकिन कम आते हैं. लेकिन जब आप देखें कि वेदर द रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट और नॉट, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमने आपको बोला था कि कुछ मैकेनिज्म जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, और ये जो होते हैं ये रिएक्शंस जो हैं, जो मैकेनिज्म्स हैं, ये लगभग सबके सब एल्कोहल चैप्टर से ही आते हैं. तो एक तो हमने देखा था प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल फ्रॉम एथीन, पहला मैकेनिज्म, और ये दूसरा मैकेनिज्म हम देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम एल्कोहल. सो दिस इज द रिएक्शन, वी आर गोइंग टू सी द मैकेनिज्म. क्योंकि हमारे पास जगह थोड़ा कम है इसलिए हम इसे हटा के पूरा मैकेनिज्म देखते हैं. नोट करना हो तो नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए. सो इन द मैकेनिज्म द फर्स्ट स्टेप इज द जनरेशन ऑफ अटैकिंग ग्रुप. तो सबसे पहले हम अटैकिंग ग्रुप जनरेट करते हैं एंड दैट विल बी जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड. द सल्फ्यूरिक एसिड विल ब्रेक इन द फॉर्म ऑफ BH प्लस और HSO4 माइनस. आपने हमेशा देख रखा है इसी तरह से ब्रेक करता है. एंड नाउ दिस एथेनॉल which is a substrate will be approached by H+. यहाँ पे इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा एरो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट दिखाता है. सो यू विल शो द एरो फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन टू द पॉजिटिव चार्ज, नॉट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन. सो वी विल शो द एरो इन दिस वे. इसे अपोजिट डायरेक्शन में नहीं शो कर सकते क्योंकि एरो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शो कर रहा है. So when such type of movement will take place, such type of electron movement will take place, you can see the compound was CH3CH2OH. CH3CH2OH.
one hydrogen is added, so it becomes CH3CH2OH2, and here is a positive charge which will be carried by the system. So this is a intermediate which is formed by the addition of the H plus or by the protonation of the alcohol. Now this species which is not very stable will get stabilization, and in the process of the stabilization the movement of bond will take place. When this bond will move, what will happen? It will form H2O, and with the negative charge this one will neutralize to form the H2O, that is the water. And by losing a single electron, the system will obtain a positive charge and will generate a carbocation, ethyl carbocation. Now this carbocation will rearrange itself. अब आपको नॉर्मली हम कोशिश करते हैं कि मैग्नीशियम शो करते समय सिस्टम को एक्सपैंड करते हैं, सारे बॉन्ड्स को शो कर दें जिससे आपको बॉन्ड मूवमेंट शो करने में आसानी हो। तो हमने यहाँ पर बॉन्ड्स को एक्सपैंड कर दिया है, और यहाँ पे देखिए for the neutralization of this charge the bond will move, and after the movement of bond it will form CH2 double bond CH2, और ऐसा करने में ये एक हाइड्रोजन आयन को लूज करता है H plus आयन. So in this way you have prepared the alkene. अब ये बच गए H plus जी, इनको भी हम कंज्यूम कर लेते हैं. This H plus will combine with HSO4 minus to give H2SO4, that is the sulfuric acid. So this is the mechanism for the reaction. This is very very important mechanism for the exam point of view. In the first step the attacking group generation takes place, the dissociation of the sulfuric acid takes place. In the next step you can see that the ethanol is approached by the H plus ion, that means these are the lone pair of electrons on the oxygen approaches the H plus ion and forms an intermediate which breaks to form a carbocation and water, and on the rearrangement of this carbocation it forms alkene along with the hydrogen ion, and finally it forms the sulfuric acid by combining the HSO4 negative which was released in the first step. Then this is the proper step for the reaction. You can just write it down. Now we are seeing the halogenation. Halogenation reaction देख रहे हैं, जिसे हम नॉर्मली ल्यूकास टेस्ट के नाम से जानते हैं. एक्चुअली जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे तो कुछ खास तरह के रिएक्शंस आते हैं. पहले आते हैं राइट डाउन द फॉलोइंग नेम रिएक्शन. आपको डायरेक्टली कोई नेम रिएक्शन दे दिया जाएगा कि राइट डाउन द सैंडमेयर रिएक्शन, राइट डाउन द फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, राइट डाउन द रीमर-टाइमर रिएक्शन, व्हाटएवर इट इज. आपको डायरेक्टली उस रिएक्शन को लिख देना है. दूसरे तरह के जो रिएक्शंस आते हैं, दूसरे तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं, उनमें होता है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड. यानी हाउ विल यू डिफरेंशिएट प्रोपेन 1-ऑल फ्रॉम प्रोपेन 2-ऑल और एल्कोहल फ्रॉम हेलोएल्केन. और बहुत बार बच्चे क्या कह देते हैं प्रोपेन 1-ऑल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप पोजीशन नंबर 1 पे लगा था, प्रोपेन 2-ऑल में पोजीशन नंबर 2 पे लगा था. कैसे देखोगे? आपको एल्कोहल दे दिया गया, लिक्विड दे दिया गया, तो आपको पता चल जाएगा क्या कि कहां पे हाइड्रोक्सिल लगा हुआ है. इस तरह के डिफरेंशिएशन के लिए हम करते क्या हैं? हम केमिकल टेस्ट करते हैं. सो दिस ल्यूकास टेस्ट इज वन ऑफ द डिफरेंशिएशन टेस्ट, वन ऑफ द केमिकल टेस्ट to identify whether the compound is primary, secondary or tertiary alcohol. तो यहाँ पे ल्यूकास टेस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के डिफरेंशिएशन के लिए रिएक्शन है. क्लियर? सो दिस इज द अल्कोहल ROH. I have taken a generalized alcohol. When it is treated with ZnCl2 and HCl, this combination, that is the ZnCl2 and HCl, is called Lucas reagent. When alcohol is treated with the Lucas reagent, it forms RCl. लेकिन इससे पता कैसे चलेगा कि whether it is primary, secondary और tertiary? मैंने तो ये कहा आपको कि this is the test for identification of the primary, secondary and tertiary alcohol, that whether the compound is primary alcohol, secondary alcohol और tertiary alcohol. ये पता करने के लिए हम यूज करते हैं. तो यहाँ पे रिएक्शन से तो पता चला नहीं. Actually, if it is a primary alcohol,
then whatever the product is found that does not give any turbidity, no turbidity. If it is secondary alcohol, then there is turbidity, but not at the time of the reaction. It is a delayed turbidity, so it is a delayed turbidity in the product. How much delayed? 5 to 10 minutes. And in the case of tertiary alcohol, there is no time taken for the turbidity, or you can say that the immediate turbidity. So, in the case of primary alcohol, when it is treated with the Lucas reagent, there is no turbidity. In the case of secondary, there is a delayed turbidity, and in the case of tertiary, there is immediate turbidity. अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एक्चुअली टर्बिडिटी. अगर आप गूगल पे देखते हैं तो आपको मिलेगा द कंडीशन ऑफ हेजीनेस. एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई वाटर इमिसिबल सब्सटेंस, रिएक्शन होगा तो वाटर तो वहां पे रहेगा, जब कोई वाटर इमिसिबल सब्सटेंस वाटर के साथ मिक्स किया जाता है, तो अगर कोई इमल्सिफाइंग एजेंट नहीं लगाया जाता तो 100% मिक्स हो नहीं पाता, और उसे जबरदस्ती मिक्स करने की कोशिश की जाए तो एक हेजीनेस सी कंडीशन डेवलप होती है. दैट कंडीशन इज कॉल्ड द टर्बिडिटी. सो इन द केस ऑफ प्राइमरी एल्कोहल, whatever the haloalkane is found, that will be the primary haloalkane, and primary haloalkane have a partial miscibility with the water, so that does not generate any of the turbidity. So in the case of primary alcohol, in the case of primary haloalkane, the miscibility is the region where there is no turbidity is taking place. But in the case of secondary alcohol, the system is nominally soluble or almost negligibly soluble. So the secondary alcohol show turbidity, but because of that nominal solubility, the system show delayed turbidity that takes 5 to 10 minutes. And the case of tertiary, due to their bulkier size, due to non-soluble condition nature, the system show immediate turbidity, तुरंत का तुरंत turbidity वो show कर देता है. So in this way you can differentiate the primary alcohol from secondary alcohol from tertiary alcohol. Then this reaction that is called the Lucas reagent is used for the separation of the primary alcohol from the secondary alcohol from the tertiary alcohol, or any of these of the alcohols. So a Lucas reagent is the reagent for differentiation of the different degree of the alcohols. For today it's enough. On the next video we will discuss the next chemical properties of the alcohol. Till then, bye, have a nice day.